एक्सरसाइज 2.6 में हमें ये चेक करना है कि इस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि वो एक सेट ऑफ सोल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सोल्यूशंस बनते हैं अगर इससे जो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है। तो उसकी खातिर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो इसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो बनाए तो 2 -3 4 1 -2 3 4 1 -6। और अगर मैं इसको a ले लूँ तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास बनती है ये 2 -1 -6 +12 1 -3 इज़ -3 -3 का साइन चेंज कर देंगे, इसका रो कॉलम छोड़ देंगे। 1 -6 इज़ -6 4 × 3 इज़ 12। उसके बाद है जी ये +4 और इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 1 × 1 इज़ 1 4 × -2 इज़ -8 साइन चेंज करके हम +8 लिख देंगे। लिहाजा ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 - 3 9 9 2s are 18। ये बनेगा -18 -18 × 3 इज़ -54 8 + 1 इज़ 9 9 4s are 36। तो ये तीनों मिल के ज़ीरो बनते हैं, देयरफॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब उस सोल्यूशन को फाइंड करने के मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। बेहतर तरीका ये है कि हम इस मैट्रिक्स को अगर इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, जो कि हमने सीखी हुई है। तो फॉर 2 -3 4 1 -2 3 4 1 and -6 converting into इक्लोन फॉर्म। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पर रो ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करते हैं। अगर ये मैं सेकंड रो और फर्स्ट रो को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दूं तो 1 -2 और 3 ऊपर चला गया, 2 -3 और 4 नीचे आ गया, और 4 1 और -6 ये एज इट इज़। अब 1 -2 3 लोअर ट्राइंगल के एलिमेंट्स 2 4 1 वगैरह को ज़ीरो बनाने की खातिर R2 में से 2R1 और R2 में आंसर लिखते हैं। तो 2 1 2 2 2 -2 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो +4 -4 +4 1। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 4 और -6 -2। इसी तरीके से R3 के अंदर हम 4 ऑफ R1 ऐड कर देते हैं ताकि ये 4 भी ज़ीरो बन जाए। 1 4 4 4 -4 इज़ 0। इसको -4 से मल्टीप्लाई करें तो ये +8 हो जाएगा, 1 और +8 9। और इसको अगर हम -4 से मल्टीप्लाई करें तो -12, तो -6 एंड -12 इज़ -18। अच्छा जी, अब ये किया जा सकता है कि हमारे पास 1 -2 3 फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकंड रो भी एज इट इज़। और अगर मैं R3 में से 9 ऑफ R2 माइनस कर दूँ तो ये कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाती है। 0 - 0 इज़ 0, 9 1s are 9 9 - 9 इज़ 0। और इसको भी अगर मैं -9 से मल्टीप्लाई करूँ तो +18 -18 और +18 मिलकर 0। अब जो है हमारी जो दूसरी इक्वेशन है उसके हिसाब से चूँकि वो रिड्यूस हो चुकी है तो 1 के साथ 0 के साथ हमारे पास x1 है, इस 1 के साथ हमारे पास x2 है और इस 3 के साथ x3 है। इसको हम 0 कर देंगे तो x2 की वैल्यू जो है हमारे पास 3 ऑफ x3 हो गई, सॉरी -2 है ये। तो हमारे पास x2 की वैल्यू जो है वो 2 ऑफ x3 हो गई। और इसी तरीके से अगर हम ये जो पहली इक्वेशन बन रही है 1 × x1 -2 × x2 और 3 × x3, तो इसको 0 के इक्वल पुट करने से हमारे पास x1 की वैल्यू बनती है 2 ऑफ x2 -3 ऑफ x3। तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास x2
टू ऑफ एक्स थ्री आ चुका है, तो मैं यहाँ पे एक्स टू की बजाय टू ऑफ एक्स थ्री लगाता हूँ, माइनस थ्री ऑफ एक्स थ्री, ये बनेगा फोर ऑफ एक्स थ्री माइनस थ्री ऑफ एक्स थ्री। तो फोर ऑफ एक्स थ्री और माइनस थ्री ऑफ एक्स थ्री हमारे पास एक्स थ्री आ गया। तो इस हिसाब से हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनता है वो बना एक्स वन जो है उसकी वैल्यू हमारे पास एक्स थ्री आई है, एक्स टू की वैल्यू भी हमारे पास टू ऑफ एक्स थ्री, और एक्स थ्री की वैल्यू जो है वो तो हमने एक्स थ्री ही उसको सपोज किया हुआ है। तो इसमें हमारे पास जो सारे आंसर आएंगे वो इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल, जिसको कि हम टी भी पुट कर सकते हैं, या जिस तरह बुक वाले ने एक्स थ्री पुट किया हुआ है तो हम उसमें उस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड वेरिएबल है एक्स टू, और जो थर्ड वेरिएबल है जो फर्स्ट वेरिएबल है एक्स वन, इन दोनों को हम इन टर्म्स ऑफ द थर्ड वेरिएबल एक्स थ्री उसके फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इस तरह के हमारे पास कई सोल्यूशन हो सकते हैं, यानी कि एक्स थ्री की कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो हम चाहें तो टी भी कर सकते हैं, टी कामा टू टी एन टी, जेड भी कर सकते हैं, जेड कामा टू जेड और जेड। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट के लिए भी सबसे पहले हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर लिखें तो 2 1 1 माइनस 3 1 माइनस 4 4 1 3, और इसमें अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूं तो 2 का रो कॉलम छोड़ के 1 इंटू 3 इज़ 3, माइनस 4 इंटू 1 इज़ माइनस 4, साइन चेंज करके प्लस 4, माइनस 3 का साइन चेंज करके प्लस 3, 1 इंटू 3 इज़ 3, 1 इंटू 1 इज़ 1 प्लस 4, इसका रो कॉलम छोड़ के 1 इंटू माइनस 4 इज़ माइनस 4, 1 इंटू 1 इज़ 1, साइन चेंज कर देंगे, ये बनेगा 3 प्लस 4 7, 7 2 ज़ार 14, 3 माइनस 1 2, 2 3 ज़ार 6, माइनस 4 एंड माइनस 1 माइनस 5 इंटू प्लस 4 इज़ माइनस 20, तो ये ज़ीरो के बराबर आता है। देयरफॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो इसमें भी हम सारे आंसर जो हैं वो थर्ड वेरिएबल एक्स थ्री के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो उसकी खातिर जो मेरे पास मैट्रिक्स है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको मैं जो है रो ऑपरेशंस के ज़रिए से एक लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें फर्स्ट जो ऑपरेशन है उसमें मैं फ़र्स्ट रो के अंदर 1 लाने खातिर रो 1 और रो 2 को आपस में एक दूसरे से रिप्लेस कर देता हूँ। तो 1 1 1 और 2 माइनस 3 4 1 माइनस 4 एंड 3। अब फर्स्ट रो एज इट इज़, ये हमने R1 और R2 को एक दूसरे से रिप्लेस किया। R2 में से अब मैं 2 ऑफ R2 माइनस करने वाला हूँ 2 ऑफ R1। तो 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 माइनस 2 इज़ 0। इसको हमने माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 एंड माइनस 2 इज़ माइनस 2, माइनस 2 एंड माइनस 2 माइनस 5। इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 2, 4 एंड माइनस 2 इज़ 2। इसी तरीके से R3 में से R1 को माइनस करते हैं और आंसर R3 में लिख रहे हैं 1 माइनस 1 0, माइनस 4 एंड माइनस 1 माइनस 5 एंड 3 एंड माइनस 1 इज़ 2। तो अब हमारे पास सेकंड और थर्ड रो जो है वो सेम आ गई। तो 1 1 1 0 माइनस 5 और 2, और R3 में से R2 को अगर मैं माइनस कर दूं तो 0 0 0। और अब जो है वो सेकंड रो को अगर मैं जो x1 x2 x3 के फॉर्मेट में लिखूं तो 0 x1 माइनस 5 x2 और 2 x3 इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास जो x2 की वैल्यू बनती है वो बनती है 2 ऑफ x3 इज़ इक्वल टू 5x2 को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो x2 की वैल्यू बनी 2x3/5। तो ये x2 हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x3 आ गया। अब जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसको अगर हम 0 के इक्वल पुट कर लें तो 1 ऑफ x1 प्लस 1 ऑफ x2
प्लस 1 ऑफ x3 इक्वल टू 0। तो x1 जो है वो बनेगा माइनस x2 एंड माइनस ऑफ x3। तो यहाँ पे माइनस x2 की वैल्यू है 2 ऑफ x3 बाय 5 माइनस x3, 5 एलसीएम हो गया, माइनस 2x3 एंड माइनस 5x3। तो इससे हमारे पास आंसर आया माइनस 7x3 बाय 5। तो इससे सॉल्यूशन सेट बना। x1 की वैल्यू जो है ये हमारे पास अब x1 की वैल्यू आ गई है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 7 ऑफ x3 बाय 5। इसको यहाँ पे क्लियर करके लिखते हैं, माइनस 7x3 बाय 5 और x2 की वैल्यू है 2x3 बाय 5 और x3 जो है वो तो एज इट इज़। तो ये हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए। थर्ड पार्ट के लिए भी सबसे पहले तो जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आता है तो वो 1 3 4 1 -2 -1 -3 1 -2। ए डिटरमिनेंट निकालने की सूरत में 1 का रो कॉलम छोड़ दें तो -2 1 -1 -2 -2 -2 +4 -1 to 1 -1 साइन चेंज कर देंगे, 1 का साइन चेंज करके -1। इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 3 1 4 -2, 3 into -2 is -6, 4 into 1 is +4 जिसका साइन चेंज करके -4 कर देंगे, -3 एज इट इज़। इसका रो कॉलम छोड़ देंगे तो 3 into -1 is -3, 4 into -2 is -8 जिसको कि हम +8 लिख देंगे। इससे हमारे पास ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आई 4 + 1 5 5 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 4 10 और यहाँ पे 8 और -3 5 तो -15। तो आंसर 0 आ गया। तो देयरफॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और इसको हम तो अब इस मैट्रिक्स को अगर हम रो ऑपरेशन इस पे करें तो मैं 1 1 -3 फर्स्ट रो में तुम्हारे पास ऑलरेडी 1 है तो मैं R2 -3 ऑफ R1 कर देता हूँ। तो 1 -3 3 -3 0। इसको हमने -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 -4 -3 -5। इसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो +9 और 1 10। और R3 में से 4 ऑफ R1 माइनस करते हैं तो 1 4 4 4 -4 is 0। इसको मैंने -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 एंड -1 -5। इसको -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा +12 +12 -2 10। तो सेकंड थर्ड रो जो है हमारे पास सेम आ गया। तो 1 1 -3 और 0 -5 10। और अगर R3 में से R2 को माइनस कर दें तो ये सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। अब जो हमारे पास सेकंड रो है उसको अगर मैं लिखूं तो 0 ऑफ x1 -5 ऑफ x2 और 10 ऑफ x3 इक्वल टू 0। तो x2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x3 निकालने की खातिर 10 ऑफ x3 इज़ इक्वल टू 5 ऑफ x2। तो यहाँ से 10/5 x3 इज़ इक्वल टू x2, लिहाजा x2 की वैल्यू हो गई 2 ऑफ x3। तो ये हमारे पास x2 इन टर्म्स ऑफ x3 आ गया। और जो पहली इक्वेशन है पुट, अब ये हमारे पास x2 की वैल्यू जो आ गई है इन टर्म्स ऑफ x3, उसको मैं अगर लिख दूँ x2 इज़ इक्वल टू 2 ऑफ x3। और जो फर्स्ट मेरे पास रो है वो है उसको अगर मैं पुट कर लूँ 1 ऑफ x1 प्लस 1 ऑफ x2 और -3 ऑफ x3 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से अब जो मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ वो x1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ x2 प्लस 3 ऑफ x3। तो x2 की वैल्यू हमने लिखी हुई है 2 ऑफ x3 प्लस 3 ऑफ x3, लिहाजा x1 हमारे पास हो गया 2 ऑफ x3 प्लस 3 ऑफ x3, 1 ऑफ x3 या सिंपली x3, लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। जो हमारे पास पहली वैल्यू है x1 वो भी x3, दूसरी वैल्यू जो हमारे पास x2 की है वो 2 ऑफ x3 और x3 तो होता ही x3 के बराबर। तो हमने जो तीनों वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 वो इन टर्म्स ऑफ x3 यहाँ पे मालूम कर लिए। इसका सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं 5 2 1 6 -1 2 -7 1 2। और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो 5 -1 into 2 is -2, 2 into 1 is 2, -6, 2 into 2 is 4, 1 into 1 is 1, -7, 2 into 2 is 4, -1 is +1। इससे हमारे पास बनता है -4 into 5 -20, 4 -1 3, 18, और यहाँ पे 4 + 1 5, और ये बनता है जी 7 5 35। तो इससे ज़ाहिर है कि ज़ीरो आंसर नहीं आता, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि लैम्डा की वैल्यू मालूम करें अगर हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहते हैं, और वो सॉल्यूशन भी हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले तो मैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख देता हूँ इसमें 2 2 3 माइनस लैम्डा 3 एंड -2 1 -1 एंड 4। तो अगर इसको मैं ए डिटर्मिनेंट निकालूँ तो 2 बाहर, 3 into 4 is 12, -2 into -1 +2, साइन चेंज कर देंगे, -2 माइनस लैम्डा को हम प्लस लैम्डा कर देंगे, 2 4s are 8, 3 into -1 is -3 जिसको कि मैं +3 कर दूंगा। उसके बाद +1, 2 into -2 is -4, 3 into 3 is 9, साइन चेंज कर देंगे। तो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पुट कर देंगे ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, लिहाजा ये बनेगा 0 इज इक्वल टू 12 - 2 10, 10 into 2 is 20 प्लस 11 लैम्डा, और यहाँ पे -13। तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये दोनों हमारे पास मिलके 7 हो गए, प्लस 11 लैम्डा, लिहाजा लैम्डा की वैल्यू हमारे पास हो गई -7/11 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये लैम्डा की वो वैल्यू है जिससे हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मालूम कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। देयरफॉर ए जो है वो बन जाएगा 2 2 3, और यहाँ पे जब मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करता हूँ तो माइनस इस माइनस को काट करके 7/11 कर देगा, 3 और -2 एज इट इज़, 1 और -1 और 4 एज इट इज़। अब हम सॉल्व करने की खातिर रिड्यूसिंग टू इक्लोन फॉर्म, तो उसमें हम लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स को जो है वो ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहले स्टेप के तौर पर अगर हम फ्रैक्शन से जान छुड़ाने की खातिर 11 ऑफ R1 कर दें तो ये बनेगा 22 7, और 11 into 1 is 11। और दूसरी जो हमारे पास वैल्यू है इसमें
इसको एज इट इज़ छोड़ते हैं 2, 3 एंड -1। 3 को 1 बनाने की खातिर अगर 1/3 ऑफ R3 कर दें तो ये ज़रा हल्का फ्रैक्शन आएगा 11 के मुकाबले में। तो 3 1s are 3 और यहाँ पे -2/3 और ये हमारे पास 4/3। अब ये 22 को ज़ीरो बनाने की खातिर हम यूँ करते हैं कि R1 माइनस 11 ऑफ R2। तो 2 × 11 इज़ 22, 22 माइनस 22 इज़ 0। इसको हमने मल्टीप्लाई किया -11 के साथ तो -33। सो -33 + 7 मिलके तो जिसके हिसाब से यहाँ पे भी हमारे पास तो ये -26 हो जाएगा। और 11 में से अगर हम इसको -11 से मल्टीप्लाई करें तो +11 हो गया, तो ये भी हमारे पास 22 हो गया। और अब बाकी वैल्यू से हैं वो एज इट इज़ 2, 3, -1 और 1 -2/3 और 4/3। अब इसमें अगले स्टेप में हम ये कर लेते हैं कि रो 1 और रो 3 को मैं एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। 1 -2/3, 4/3 और ये जो रो 2 है वो फ़िलहाल एज इट इज़ 2, 3 -1 और 0 -26 और 22। अब हम इस 2 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके खातिर हमें R2 -2 ऑफ R1 करना पड़ेगा। 1 एज इट इज़, -2/3 एज इट इज़, 4/3 भी एज इट इज़। 1 × 2 इज़ 2, 2 - 2 इज़ 0। 3 में से हमने -2/3 जो है वो उसको प्रोसेस करना है, लेकिन आप पहले उसको -2 से मल्टीप्लाई कर देना। इससे हमारा आंसर आएगा 3 LCM, 3 3s are 9, 9 + 4, तो ये हमारे पास 13/3 हो जाएगा। इसी तरीके से -1 में से 4/3 के साथ हमने इसका प्रोसेस करना है, लेकिन पहले इसको हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे जो हमारा आंसर बनेगा 3 - 3 और ये बनेगा -8, सो -11/3। तो मैं यहाँ पे -11/3 लिख दूँगा। तो ये हमने पहले रो से दूसरी रो को माइनस किया और उसको पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और इसके बाद जो हमारे पास थर्ड रो है वो मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। अच्छा, जिसके बाद ये जो हमारे पास तीसरी रो है 0 -26 और 22, ये हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ये हमारा जो है रफ वर्क हो गया। कई जो आजकल नए कैलकुलेटर हैं वो डायरेक्ट इस तरह की कैलकुलेशन करके हमें फ्रैक्शन में आंसर दे देते हैं। तो बहरहाल अब हमारे पास इसको अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि R2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 के साथ, इस सूरत में R1 1 - 2/3, 4/3 एज इट इज़। और ये जो है हमारे पास 0, 13 और -11। और यहाँ से जो रो 3 है इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, बल्कि -2 कॉमन ले लूँ, टेकिंग -2 कॉमन फ्रॉम R3, तो 0 तो एज इट इज़ रहेगा। और ये -26 जो है ये +13 हो गया और +22 जो है वो -11 हो गया। और ये ऊपर भी हमारे पास जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये -11 हो गया था। तो हमारी ये जो दोनों रोज़ हैं ये आपस में इक्वल हो गई। अब हमारे पास 1 -2/3, 4/3, 0, 13 एंड -11 और R3 - R2, तो 0 - 0 इज़ 0,
13 माइनस 13 इज़ 0 और ये भी 11 हो गया था। इसमें से जब 2 कॉमन लिया तो ये -11 और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -11। और अब जब हम चूँकि दोनों रोज़ आइडेंटिकल हैं, माइनस करने से कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1/13 के साथ, या डायरेक्ट भी अगर मैं पुट करता हूँ, सेकेंड रो जो है मेरे पास जो कि बनेगी 13 ऑफ x2 माइनस 11 ऑफ x3 इक्वल टू 0। तो x2 की वैल्यू मेरे पास बनी 11/13 ऑफ x3। और इसी तरीके से अगर मैं जो मेरे पास फर्स्ट रो बन रही है 1 ऑफ x1 माइनस 2/3 ऑफ x2 और 4/3 ऑफ x3 तो इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू बनेगी 2/3 ऑफ x2 4/3 ऑफ x3 और इसके अंदर वैल्यू की पुटिंग की सूरत में x2 की बजाय मैं लगा देता हूँ 11/13 ऑफ x3 माइनस 4/3 ऑफ x3। इन दोनों में से x3 कॉमन लिया जा सकता है और 13 और 3 और 13 का जो हमारे पास एलसीएम बनता है वो बनता है 29। चलें इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये बना 22/39 माइनस 4/3 और इसको अब मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो 39 एलसीएम 22 और 13 are 39, 14 3s are 42, 52। तो 52 में से जब 22 जाएगा तो ये हमारे पास x3 ऑफ 30/39। तो इसको सिंप्लीफाई करके बनता है 10 और इसको सिंप्लीफाई करके बनता है 13। लिहाजा हमारे पास x1 की वैल्यू हो गई इन टर्म्स ऑफ x3 10/13 ऑफ x3। इस हिसाब से हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बना x1 की वैल्यू है 11/13 ऑफ x3, x1 की वैल्यू है 10/13 ऑफ x3, x2 की वैल्यू है 11/13 ऑफ x3 और x3 जो है वो x3 ही है। तो ये जो है ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ मुझसे गलती हुई, ये -30 था तो ये फिर -10 हो जाएगा। यहाँ पे भी x1 की वैल्यू -10/13। थर्ड पार्ट के लिए भी अगर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हम लिखें 1 2 1 -4 लैम्डा -2 3 1 लैम्डा, तो पुट करते हैं a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इससे बनेगा 0 इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर -2 इंटू 1 -2 जिसको कि हम +2 कर देंगे, -4 का साइन चेंज करके +4, 2 इंटू लैम्डा इज़ 2 लैम्डा, 1 इंटू 1 इज़ 1 साइन चेंज कर देंगे, +3 और 2 इंटू -2 इज़ -4, 1 इंटू लैम्डा इज़ लैम्डा जिसको कि हम माइनस लैम्डा कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने से बनता है लैम्डा स्क्वायर +2 +8 लैम्डा -4 -12 -3 लैम्डा। 0 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और +8 लैम्डा और -3 लैम्डा जो है ये हमारे पास 5 लैम्डा, और 2 और -4 और ये जो -12 हैं ये लाइक टर्म्स हैं, तो -4 और -12 -16 -16 और +2 से
प्लस 14, सॉरी माइनस 14, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अब अगर इसके मैं फैक्टर्स बना दूँ, मिड टर्म ब्रेक कर दूँ, तो 0 इज़ इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस 7 लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 14, तो ये बनेगा लेमडा कॉमन, लेमडा प्लस 7 माइनस 2 कॉमन, लेमडा प्लस 7, तो 0 इज़ इक्वल टू लेमडा प्लस 7 एंड लेमडा माइनस 2। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं और लेमडा इज़ इक्वल टू -7 एंड लेमडा इज़ इक्वल टू 2। इन दोनों के लिए जो है वो हमें अलग-अलग इसको सॉल्व करना होगा। तो फॉर लेमडा इज़ इक्वल टू -7 हमारा जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता है वो बनता है 1 2 1 -4, और लेमडा की वैल्यू अगर मैं -7 लिखता हूँ -2 3 1, और यहाँ पे लेमडा की बजाय मुझे -7 लिखना है। तो रिड्यूसिंग इनटू एक क्लोन फॉर्म, जिसके खातिर 1 -4 और 3 तो एज इट इज़, R2 -2 ऑफ R1 0, और मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं -4 को -2 से तो +8 एंड -7 इज़ 1, -2 इंटू 3 इज़ -6, -6 एंड 1 इज़ -5, और R3 माइनस R1 अगर हम करें तो हमारे पास 1 -1 0, -4 -2 में से -4 अगर माइनस करेंगे तो ये -4 से +4 हो जाएगा, तो +2 -7, और इसमें से 3 माइनस करेंगे तो -3 -7 -3 -10। तो अब इसमें 1 -4 3 0 1 एंड -5, और अगर मैं R3 -2 ऑफ R2 करूँ तो ये 0, और 2 - 2 इज़ आल्सो 0, एंड -10 से ये -2 से मल्टीप्लाई के +10, तो ये भी 0 हो जाएगा। लिहाजा हमारे पास ये अब इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको मैं पुटिंग करके आंसर इसका निकाल सकता हूँ। तो इसमें पुट करता हूँ सेकेंड लाइन को, तो 1 ऑफ x2 -5 ऑफ x3 इक्वल टू 0, जिससे x2 की वैल्यू बनेगी 5 ऑफ x3। तो ये हमारे पास x2 इन टर्म्स ऑफ x3 आ गया। इसी तरीके से अगर पहली रो को मैं इस फॉर्मेट में लिखूं तो 1 ऑफ x1, 4 ऑफ x2 और 3 ऑफ x3 इक्वल टू 0। इससे मेरे पास x1 की वैल्यू बनती है 4 ऑफ x2 -3 ऑफ x3। तो x2 की वैल्यू है हमारे पास 5 ऑफ x3 -3 ऑफ x3 एज इट इज़। तो ये बनेगा 20x3 -3x3 दैट इज़ 17x3। लिहाजा हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो बना x1 की वैल्यू 17 ऑफ x3, x2 की वैल्यू 5 ऑफ x3, और x3 एज इट इज़। अगर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लेमडा की वैल्यू 2 पुट कर दें तो ये हमारा आंसर बनता है। अब इसको भी हम इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं ताकि इसका जो हमारा वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो हम फाइंड कर सकें। तो उसकी खातिर मैं R2 -2 ऑफ R1 करता हूँ, 1 -4 और 3 एज इट इज़, 1 2 are 2, 2 -2 0। इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो +8, 2 एंड 8 इज़ 10। इसको -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -6, और 1 और -6 -5, और
3 में से R1 को मैं डायरेक्ट अगर माइनस कर दूँ, 1 माइनस 1 ज़ीरो, -2, और इसको अगर मैं माइनस कर लूँ तो माइनस माइनस प्लस, और ये मेरे पास बनेगा जी +2, और इसको मल्टीप्लाई 2 में से 3 को माइनस करूँ तो मेरे पास आता है जी -1। अब हमारे पास टेकिंग -5 कॉमन फ्रॉम R2, तो 1 -4 एंड 3 एज इट इज़, और -5 कॉमन लेने की सूरत में ये बनेगा, बल्कि +5 सिर्फ कॉमन लेते हैं, तो ये 2 बना और ये -1 बना। और अब ये जो हमारे पास 0 2 -1 है, रो 2 और रो 3 हमारे पास सेम हो गई, लिहाजा मैं यहाँ पे R3 माइनस R2 कर सकता हूँ। तो 1 -4 एंड 3 एज इट इज़, 0 2 -1 एज इट इज़, और ये 0 0 0 हो गए। तो अगर मैं पुट कर दूँ सेकेंड रो को 0 के इक्वल, हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है, तो 2 ऑफ x2 माइनस 1 ऑफ x3 इक्वल टू 0, तो x2 की वैल्यू बनेगी x3 डिवाइडेड बाय 2, और पहली रो को अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूँ तो 1 ऑफ x1, 4 ऑफ x2, 3 ऑफ x3 इक्वल टू 0, जिससे x1 की वैल्यू बनी 4 ऑफ x2 माइनस 3 ऑफ x3, और इसमें अगर मैं x2 की वैल्यू x3 बाय 2 पुट करूं तो 2 इस 4 को काट के 2 कर देगा, 2 माइनस 3x3 हमारे पास -x3 हो गया। तो ये हमारे पास x1 भी इन टर्म्स ऑफ x3 आ गया। लिहाजा सॉल्यूशन सेट में x1 की वैल्यू -x3, x2 की वैल्यू x3 बाय 2, और x3 तो एज इट इज़। तो ये हमारे पास लेमडा की जो सेकंड वैल्यू आई थी 2, उसके लिए सॉल्यूशन सेट बनता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने गॉस जॉर्डन मेथड से करना है। इसके लिए भी हम सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो लिखते हैं। 2 2 3 x के कोएफिशिएंट्स हो गए, 3 1 -2 y के कोएफिशिएंट्स, 4 1 1 z के कोएफिशिएंट्स, और यहाँ पे 2 5 और -3। चूँकि इस दफ़ा यहाँ पे 0 0 नहीं है, लिहाजा हम इन वैल्यूज़ को भी जो है वो अपने सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे। अब हम इसको एक लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने की खातिर जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मैट्रिक्स है, रिड्यूसिंग टू एक लोन फॉर्म, तो इसमें मैं पहले ये कर सकता हूँ कि 2 3 4 और 2, इसमें से R2 में से R1 अगर माइनस कर दूँ, 2 -2 0, 1 -3 -2, 1 -4 -3, 5 -2 3, और R3 में से भी अगर R1 माइनस कर दूँ तो 3 -2 1, -2 -3 -5, 1 -4 -3, और -3 -2 -5। अब इस 1 जो है जिस रो में, उसको अगर मैं रो 1 पे ले जाऊं तो हमारे पास क्लोन फॉर्म को कन्वर्ट करना आसान होगा। 1 -5 -3 एंड -5, 0 -2 -3 एंड 3, एंड 1 सॉरी फर्स्ट रो जो है वो है 2 3 4 एंड 2। अब इस 2 को 0 बनाने की खातिर मैं R3 -2 ऑफ R1 कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले -1/2 ऑफ R2 भी कर देता हूँ, ताकि ये -2 जो है ये भी 1 बन जाए, जो कि हमारी इक्लोन फॉर्म की रिक्वायरमेंट है। तो 1
-5 और -3, -5 एज इट इज़, ये बनेगा 0। इसको जब हमने -1/2 से मल्टीप्लाई किया -2 को, तो ये 1 हो गया, ये 3/2 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास -3/2। और 3 में से जब 2 और 1 माइनस करेंगे तो 2 - 2 इज़ 0, और इसको -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +10, 3 + 10 इज़ 13। इसको -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +6, एंड 4 + 6 इज़ 10। इस -5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ, तो ये बनेगा +10 + 10 और 2 + 12। अब यहाँ पे हमारे पास इस 13 को 1 बनाने की खातिर 1/13 ऑफ R3 कर देते हैं, तो 1 -5 -3 एंड -5 एज इट इज़, 0 1 3/2 एंड -3/2 भी एज इट इज़, और 0। और यहाँ पे जो 13 है ये 1 हो गया, और 10 जो है ये 10/13 हो जाएगा, और 12 जो है ये 12/13 हो जाएगा। अब हम इस 1 को 0 बनाने की खातिर R3 - R2, तो फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 -5 -3, -5 एज इट इज़, 0 1 3/2 एंड -3/2 एज इट इज़। अब 0 - 0 इज़ 0, 1 - 1 इज़ 0। एक हमने करना है 10/13 -3/2, और इससे हमारे पास आता है 26 एलसीएम, 13 2 ज़ा 26, 10 2 ज़ा 20, 2 30 ज़ा 36, और 13 3 ज़ा 39, सो -19/26। और यहाँ पे हमने -12/13, 12/13 में से ये 3/2 जो है इसको माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 ये बनेगा 26 एलसीएम, तो 13 2 ज़ा 26, और 2 × 12 इज़ 24, और यहाँ पे 13 2 30 ऑन 26 एंड 13 3 ज़ा 39। तो इससे हमारे पास आता है 9 + 4 इज़ 13, और 3 + 2 5 5 + 1 6, 63/26। तो यहाँ पे -19/26, और यहाँ पे 63/26। अब इसके हिसाब से हमारे पास जो -19/26 ऑफ z आ रहा है 63/26। अगर हम ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको ले लें, तो z की वैल्यू हमारे पास बनेगी 63/26 इंटू -26/19, तो 26 से कट गया, और z की वैल्यू -63/19 आ गई। और इससे पहले वो जो है हम इस बात ये जो हमारे पास मैट्रिक्स था, तो रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था, उसके मुताबिक दोनों के जो रैंक है वो 3 है, लिहाजा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर हमारे पास इसका रैंक जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के रैंक से कम आ जाता, तो फिर हमारे पास यानी कि, या दूसरे लफ्ज़ों में तीसरी लाइन भी 0 0 हो जाती, तो फिर ऐसी सूरत में यूनिक आंसर ना होता, बल्कि हमारे पास इनफाइनाइट जो है वो आंसर होते। अब z की वैल्यू ये वाली जो है इसको हम पुट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में। इक्वेशन 2 बिकम्स, यहाँ पे हमारे पास y 1 × y + 3/2 ऑफ z
इज़ इक्वल टू -3/2, तो इसमें y की वैल्यू हो गई -3/2 और -3/2 ऑफ z, जिससे -3/2 हम कॉमन ले लेंगे और 1 + z हो जाएगा, और इससे हमारे पास y की वैल्यू बनती है -3/2, 1, और z की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 63/19, और ये मेरे पास बनता है -3/2 इंटू 19 - 63 से आता है -44/19, तो 244 को काट के 22 कर देगा, लिहाजा y की वैल्यू हमारे पास हो गई माइनस माइनस प्लस, एंड 322 आर 66/19। तो यूँ हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब ये वाली वैल्यू अगर हम 1 में पुट करें, इक्वेशन 1 बिकम्स 1x - 5y - 3z इज़ इक्वल टू -5। तो यहाँ पे x की वैल्यू बनती है 5y + 3z - 5। इसमें अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करूँ तो y की वैल्यू है 66/19, और z की वैल्यू जो है वो हमने निकाली है -63/19, तो -5 की वैल्यू बनेगी 19, हमारा एलसीएम हो गया, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ बनती हैं 5 × 66, तो इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आता है 46/19। तो ये हमारे पास z की वैल्यू हो गई। तो x की वैल्यू, ये z की वैल्यू, ये y की वैल्यू, और ये हमारे पास x की वैल्यू। सेकंड पार्ट के लिए भी सबसे पहले हम इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो लिखते हैं 5 2 3 -2 2 -4 1 6 -5 2 1 एंड 3, और अब इसको रिड्यूस करते हैं टू एक लोन फॉर्म। उसकी खातिर अगर मैं इस 5 को 1 बनाने की कोशिश करूं तो R1 - R2 ऑफ R2 से किया जा सकता है। तो 2 2s are 4, 4 - 5 is 1, 2 2s are 4, और ये -4 हो गया, और -2 और -4 -6। इसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो -12 और 1 -11। इसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 और 2 मिलकर 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड रो है वो फ़िलहाल एज इट इज़ 2 2 6 एंड 1, और यूँ करते हैं कि रो 3 में से भी रो 2 को माइनस कर देते हैं। तो 3 - 2 हमारे पास 1 -4, -2 से -6 -5 और -6 हमारे पास -11, और 3 -1 से अब हमारे पास जो 3 -1 से हमारे पास 2 आ गया। तो ये वाली रो और ये वाली रो आपस में इक्वल हो गए। तो अगर मैं रो 3 माइनस रो 1 कर दूं तो 1 - 6 -11 0, 2 2 6 1, और 1 -1 0 -6 0 -11 -11 साइज हमारे इनके चेंज होंगे तो 0, और 2 - 0 इज़ 2। तो अब मसला ये है कि हमारे पास जो रैंक ऑफ ए है वो लेस देन हो गया रैंक ऑफ ए बी इस मैट्रिक्स से, लिहाजा नो यूनिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। और यहाँ पे हमारे पास
जो इस ए का रैंक है वो हमारे पास 2, क्योंकि 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। और इसमें जो ए बी है वो इन दोनों को मिला के जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है, उसमें हमारे पास कोई रो कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं हुई, क्योंकि ये वाली तीसरी रो जो है वो अगर सिर्फ ए का हिस्सा हो तो फिर तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। लेकिन जब हम ए बी की बात करेंगे जो कि ये कंप्लीट मैट्रिक्स है, तो उसका रैंक हमारे पास 3 आ रहा है, क्योंकि उसमें कोई रो कंप्लीट ज़ीरो नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल में यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड पार्ट के लिए भी सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है ए बी लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास एक्स के कोएफिशिएंट यहाँ पे 2, फिर वाई का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0, जेड का कोएफिशिएंट 1, और यहाँ पे 2, एक्स नहीं है तो 0, वाई है तो 2, और जेड का कोएफिशिएंट -1, और यहाँ पे 3, एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का कोएफिशिएंट 3, और जेड नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0, और यहाँ पे 5। अब रिड्यूसिंग टू इक्लोन फॉर्म, उसमें हम ये कर सकते हैं कि R1 में से 2 ऑफ R3 माइनस कर दें, ताकि ये 2 0 बन जाए। तो 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 माइनस 2 इज़ 0, और इस 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6, 0 और -6, इस 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो 0 1 में ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -10 और 2 मिलकर -8, और सेकंड रो जो है वो फ़िलहाल एज इट इज़ 0 2 -1 एंड 3, और फर्स्ट रो जो है वो भी एज इट इज़। अगले स्टेप में यूँ कर लेते हैं कि रो 1 और रो 3 की पोजीशन चेंज कर देते हैं, ताकि वो एक लॉन फॉर्म की तरह रिजेम्बलेंस देने लग जाए। 1 3 0 5 0 2 -1 3 0 -6 1 -8, और अब इस -6 को ज़ीरो करने की खातिर और 3 में से अगर मैं 3 ऑफ और 2 ऐड कर दूं तो 1 3 0 5 0 2 -1 3 0 -0 इज़ 0। पहले मैंने इसको 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, -6 और +6 मिलकर 0। इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3, 1 और -3 मिलकर -2। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9, -8 और +9 मिलकर 1। अब चूँकि हमारे पास रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए जो है हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स, और ए बी जो है वो ये 5 3 1 वाला कॉलम उसमें साथ शामिल कर, ये दोनों बराबर हैं, 3 के बराबर हैं, तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। और इसमें हम जो 3 रो है, इक्वेशन 3 से हमारे पास बनता है -2 ऑफ z इज़ इक्वल टू 1, जिससे z की वैल्यू -1/2 हो गई। इक्वेशन 2 से बनेगा 2 ऑफ y, क्योंकि x के कोएफिशिएंट के तौर पर तो 0 है, -z इज़ इक्वल टू 3, सो 2y इज़ इक्वल टू 3 + z, जिससे हमारे पास 3 -1/2, ये बनेगा 3 2 6, 6 -1 5/2, लिहाजा y इज़ इक्वल टू 5/4। उसके बाद इक्वेशन 1 जो है वो बनेगी 1 × x + 3 × y + 0 × z इज़ इक्वल टू 5, सो x इज़ इक्वल टू 5 - 3y, y की वैल्यू है हमारे पास 5/4। तो इससे जो 4 है वो एलसीएम हो गया, 4 5 20, -5 3 15, तो x की वैल्यू हमारे पास
5/4 आ गई। अच्छा, ये जो XYZ के ये आंसर हैं ये ठीक है, बुक में जो आंसर है वो ठीक नहीं है। फोर्थ पार्ट के लिए भी सबसे पहले अगर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखें तो 1 3 5 2 -2 -8 5 2 -4 4 3 एंड 1, और ये हमारा मैट्रिक्स ए भी हो गया। अब इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के खातिर 1 2 5 एंड 4 एज इट इज़, और यहाँ पे अगर मैं R2 -3 ऑफ R1 कर दूँ तो 3 -3 0। इसको मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -6 -2 और -6 -8। इसको भी -3 से मल्टीप्लाई किया तो -15 2 और -15 -13, और इसको मैंने -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -12 3 और -12 -9। इसी तरीके से R3 -5 ऑफ R1, तो हमारे पास इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ से माइनस किया तो 0। इसको भी -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 × 2 इज़ -10, -8 और -10 मिल के -18। इसको मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया तो -25, -4 और -25 -29, और 4 × -5 इज़ -20 एंड 1 and -20 इज़ -19। उससे अगले स्टेप में -8 को 1 बनाने की खातिर -1/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 0 ये 1 ये बनेगा 13/8 और ये बनेगा +9/8। और इसको 1 बनाने की खातिर अगर -18 से डिवाइड करें तो ये 1, ये 29/18 और ये 19/18। अब हमारे पास 18 और 8 R3 -R2 करने की सूरत में 1 2 5 4 एज इट इज़ 0 1 13/8 -9/8, तो 1 -0 -0 0 1 -1 0 29/18 और 13/8, और इसी तरीके से 19/18 -9/8, तो 18 और 8 का जो हमारे पास एलसीएम बनता है वो बनता है 72। तो 72 को बनाने की खातिर इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और इसको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 72 4 × 29 से आया 116 -13 × 9 से 117, तो -1/72। और यहाँ पे भी अगर हम ये कुछ करें कि 18 को 4 से और यहाँ पे इस 8 को 9 से, तो 72 यहाँ पे एलसीएम हमारा, और ये 76 हो गया और ये 9 9s are 81, तो -5/72। अब अगर हम पुट R3, तो उसको अगर हम लिखें तो -1/72 ऑफ z इज इक्वल टू -5/72। तो 72 से कट गया, z की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, और इसको ये पुट की वजह फॉर, तो फॉर रो 2 अगर हम ले लें तो
y प्लस 13/8 ऑफ y इज़ इक्वल टू 9/8। तो इसमें मेरे पास y इज़ इक्वल टू 9/8 माइनस यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ z की वैल्यू 13/8 ऑफ z। तो वो अगर पुट करूँ तो 13 5s are 65/8। तो ये बनता है -56/8। तो y इज़ इक्वल टू -7 हो गया। और फॉर R1 x प्लस 2y प्लस 5z इज़ इक्वल टू 4। तो x प्लस यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूँ तो 2 इंटू -7 इज़ -14। z की वैल्यू 5 पुट करूँ तो 25 इज़ इक्वल टू 4। लिहाजा x की वैल्यू हो गई 4 प्लस 14 -25। तो 20 एंड -25 -5। अच्छा, ये सिंप्लीफाई करके -7 आता। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्योंकि किया है, स्टेप्स इसके करने चाहिए थे ताकि ठीक आंसर आता। तो x -7 y -7 और z 5। अच्छा, इसमें एक और स्टेप भी जो मुझे मेंशन करना चाहिए था कि रैंक ऑफ ए बी जो है दैट इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। यानी कि ये जो हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो रैंक है और इस पूरे मैट्रिक्स का जो रैंक है वो दोनों बराबर हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है गॉस जॉर्डन मेथड के ज़रिए से हमने इसको सॉल्व करना है। गॉस जॉर्डन मेथड में हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है उसमें इक्लोन फॉर्म में और इसके लिए रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर लिखता हूँ तो 2 3 4 -1 -4 2 -1 3 -5 2 7 and 10। अब reducing to reduced इक्लोन फॉर्म। उसके लिए अगर मैं R2 माइनस R1 कर दूं तो 2 -1 -1 and 2 एज इट इज़। और 2 3 -2 1 माइनस, इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये +1 हो गया। -4 और +1 -3। इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी +1 हो गया। 3 और +1 4। इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 हो गया। 7 और -2 5। इसी तरीके से R3 -2 ऑफ R1 अगर कर दूं तो ये 4 0 हो जाएगा। तो 2 2 ज़र 4 और 4 -4 0। इसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो +2। 2 + 2 इज़ 4। -2 से मल्टीप्लाई करें तो +2 -5 और +2 इज़ -3। -2 से मल्टीप्लाई करें तो -4 और 10 -4 इज़ 6। अगले स्टेप में हम यूँ कर लेते हैं कि जो हमारे पास 1 -4 है एंड रो 2 है, इसको मैं रो 1 की पोजीशन पर लेकर आता हूँ क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 हो जाए। तो 1 -3 4 and 5। सेकेंड रो को फर्स्ट की पोजीशन पर लेकर आते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड की पोजीशन पर लेकर आते हैं। तो 2 -1 -1 and 2। एंड यहाँ पे जो थर्ड हमारे पास रो है इसमें इस 4 को 1 बनाने की खातिर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो R1 और R2 को हमने एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे 4 को 1 बनाने की खातिर जब 4 पे डिवाइड करते हैं तो 0 1
-3/4 और 6/4 से 3/2। अगले स्टेप में इस 2 को ज़ीरो करने की खातिर R2 - 2 ऑफ R1 कर देते हैं। 1 - 3 4 5 एज इट इज़, तो 2 1s are 2, 2 - 2 0। और इसको अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा +6 -1 और +6 इज़ +5। इसको -2 से मल्टीप्लाई करूं तो -8, -1 और -8 -9। इसको -2 से मल्टीप्लाई करूं तो -10 और 2 और -10 इज़ -8। और इसको फ़िलहाल जो है वो हम एज इट इज़ 0 1 - 3/4 एंड 3/2। अगले स्टेप में ये कर लेते हैं कि इस 5 को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1/5 ऑफ R2, 1 - 3 4 5, ये बनेगा 0, 1 -9/5 और -8/5। और फ़िलहाल रो 3 जो है वो एज इट इज़ 0 1 -3/4 एंड 3/2। अगले स्टेप में R3 में से R2 को माइनस कर देते हैं ताकि ये बन जाए 0 बन जाए और लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट्स जो हमारे पास 0 हो जाएं। तो 1 -3 4 5 0 1 -9/5 and -8/5। 0 - 0 is 1, 1 - 1 is 0। और ये बनेगा -3/4 प्लस 9/5। तो 4 टाइम 5 is 20 और 4 टाइम 5 is 20, तो -15 प्लस 5 टाइम 4 is 20 and 9 टाइम 4 is 36। तो ये बना 16 - 5 6 - 5 1 3 - 1 2 21/20। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 21/20। इसी तरीके से जो हमारे पास 3/2 है, इसमें से भी मैं 8/5, इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो +8/5। तो मेरा एलसीएम जो है वो बना 10। और 2 5s are 10, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 8 2s are 16। तो ये बना 31/10। अब हमारे पास इस 21/10 को 1 बनाने की खातिर इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें मैं करता हूँ 20/21 ऑफ R3, 1 - 3 4 5 as it is, 0 1 -9/5 and -8/5 as it is, 0 0, ये 1 हो गया। और 31/10 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 20/21 के साथ। तो ये 10 1s are 10, 10 2s are 20। तो ये बनेगा 62/21। लिहाजा यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू जो है वो कंप्लीट हो गई। और इसके बाद बाकी जब अपर ट्रायंगल के जो एलिमेंट हैं ये वाले 3, अब हम आगे इनको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि क्लोन फॉर्म तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है उसके मुताबिक हमारे पास स्टेप्स पूरे हो गए हैं। अलबत्ता अगर गॉस जॉर्डन मेथड हमारी रिक्वायरमेंट है तो फिर उसकी खातिर हमें एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ेंगे। इन एलिमेंट्स को 0 करने की खातिर मैं जो है वो आगे ये कर सकता हूँ कि R2 के अंदर इस -9/5 को 0 बनाने की खातिर R3 को ऐड कर दूं और उसमें 9/5 जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं। तो इसकी सूरत में 1 - 3 4 और 5
और इसके बाद हमारे पास 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, और जब 1 को 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो प्लस 9/5 और माइनस 9/5 एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर 0 हो गया। उसके बाद हमारे पास रह गया माइनस 8/5, जिसके अंदर हमने 62/21 ऐड करना है, लेकिन उससे पहले इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 9/5 के साथ, जो कि हमारे पास मेंशन स्टेप है। तो इसको सिंप्लीफाई करने की खातिर हमें कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। तो कैलकुलेटर से अगर हम इसको सॉल्व करें तो आता है 3 होल 5/7, दैट इज़ 27 टाइम्स 3 21, 21 प्लस 5 26, 26/7। और ये जो हमारे पास 0 0 1 है वो एज इट इज़, और यहाँ पे 62/21। तो अब हमारे पास एक स्टेप और रह गया है, वो ये है कि बल्कि 2 स्टेप्स, क्योंकि हमने इस -3 को भी 0 करना है और 4 को भी 0 करना है। तो उसके लिए तो इस -3 को 0 करने की खातिर R1 के अंदर 3 ऑफ R2 ऐड करते हैं। ये 1 1 ही रहेगा, -3 और +3 मिलकर 0 हो जाएंगे, और 4 जो है ये भी एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जब हम 0 ऐड करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता 5 के अंदर जो हमने ऐड करना है वो है 26/7, लेकिन उसको पहले 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 7 एलसीएम हो गया, 7 टाइम 5 इज़ 35, और 26 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर तो वो बनता है 78। तो 78 + 30 ये बनेगा 113/7। लिहाजा ये जो हमारा एलिमेंट 5 था अब वो 113/7 हो गया। बाकी जो हमारे पास 2 रोज़ हैं उनको मैं एज इट इज़ लिखूँगा, 0 1 0 और 26/7, और यहाँ पे 0 0 1 और 62/21। अब हमारे पास इस जो रो 1 के अंदर 4 है, इसको 0 बनाने की ज़रूरत है, तो उसकी खातिर R1 माइनस 4 ऑफ R3, ताकि ये 4 0 हो जाए। तो ऐसी सूरत में 1 0 0, 4 × 1 इज़ 4 एंड 4 - 4 इज़ 0, और जो 113/7 है इसको हमने इससे 62/61 को हमने प्रोसेस करना है, और उसको पहले -4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इसको कैलकुलेटर से अगर हम करें तो कैलकुलेटर से मेरे पास आता है 4 होल 1/3, दैट इज़ 4 टाइम्स 3 इज़ 12, 12 + 1 13, तो 13/3। और इस सूरत में जो बाकी 2 रोज़ हैं 0 1 0 और 26/7 और 0 0 1 62/21, ये एज इट इज़। तो इसमें भी अब जो है रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। रैंक ऑफ ए बी जो है वो रैंक ऑफ ए के बराबर है, यानी कि दोनों के जो रैंक है वो 3 है, तो इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। जब हम पीछे क्वेश्चन 3 के सवालात कर रहे थे तो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो इस जुमले को लिखने की ज़रूरत होती थी। अब यहाँ पे रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको लिखेंगे गॉस जॉर्डन मेथड में, और आखिर में जो है वो सॉल्यूशन सेट। तो x की वैल्यू हमारे पास 13/3 और x2 की वैल्यू है ये 26/7 और x3 की वैल्यू 62/21। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट के लिए भी
सबसे पहले हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं, तो 2 4 10 -3 5 -4, x3 के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हैं 7 -3 18, और यहाँ पे 1 4 और 7। अब इसमें जो 4 और 10 है उनको ज़ीरो करने की खातिर R2 - 2 of R1, जब हमने 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो पहली रो तो खैर एज इट इज़ लिख देते हैं, -2 -3 7 and 1, तो -2 into 2 is 4, -4 and +4 0, -2 into 3 is +6, 5 and +6 is 11, -2 into 7 is -14, -3 and -14 is -17, -2 into 1 is -2, 4 and -2 is 2। इसी तरीके से R3 में से 5 ऑफ R1 हम माइनस कर देते हैं, तो 5 2s are 10, 10 और -10 0। इसको भी हमने -5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, 5 3s are 15, -4 और +15 is 11, और इसको हमने -5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा -35, और -35 और 18 मिलकर -17। तो यहाँ पे भी जब मैं -5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनता है -5 और 7 और -5 जो है वो मिलकर 2। हमारे पास रो 2 और रो 3 जो है वो आइडेंटिकल आ गई हैं, तो रो 3 माइनस रो 2 करने से फर्स्ट रो एज इट इज़ 2 -3 7 1 0 11 -17 एंड 2 0 -0 is 0, 11 -11 is 0, -17 से -17 माइनस करेंगे तो 0 इंटू -2 is 0। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड रो जो है वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो गई है। इसका मतलब है कि इसका यूनिक सोल्यूशन जो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स ए था उससे कम हो गया। तो बहरहाल हम इसको मज़ीद जो है वो जो अपर ट्राइंगल के एलिमेंट्स हैं उनको ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं। 11 को उस सूरत में हमें 1 बनाना है, तो 1/11 ऑफ R2 बना देगा इसको, और उसमें जो ऊपर हमारे पास वैल्यू है 2 उसको भी 1/2 ऑफ 11 कर देते हैं, 1/2 ऑफ R1 कर देते हैं ताकि ये भी 1 बन जाए। तो ये बना जी 1 माइनस 1/2, तो -3/2 और 7/2 एंड 1/2, और इसको जब हम 11 पर डिवाइड करते हैं तो 0 1 और -17/11, और यहाँ पे 2/11, और थर्ड रो जो है वो तो ऑलरेडी 0 बन चुकी है। अब हमारे पास इस -3/2 को हम अगर कोशिश करें तो 0 बना सकते हैं। तो उसके लिए R1 के अंदर 3/2 ऑफ R2 अगर मैं ऐड कर दूं तो 1 एज इट इज़, 3/2 और -3/2 मिलकर 0, और 7/2 के अंदर हम -17/11 जो है उसके साथ प्रोसेस करेंगे, लेकिन पहले हम उसको 3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास बनता है 22 एलसीएम, और ये बनता है 2 11s are 22, 11 7s are 77, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और 17 3s are 51। तो 77 में से अगर 51 माइनस करें, 7 - 1 is 6, और यहाँ पे भी 7 - 5 is 2, तो 26/22। इसके हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ सकती है 13/11, तो 13/11 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसी तरीके से जो 1/2 है इसमें से भी हमने
2/11 जो R2 का एलिमेंट है उसको प्रोसेस करना है, लेकिन पहले उसको हमने 3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस सूरत में भी हमारे पास जो एलसीएम बनता है वो बनता है 22 और 2 11s are 22 और 3 2s are 6, तो ये बनता है 17/22। तो यहाँ पे मेरे पास 17/22 हो गया। इसके बाद 0 1 माइनस 17/11 एज इट इज़, 0 0 0 एज इट इज़, और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 2/11 है। तो ये हमारे पास इसकी रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म। मज़ीद जो है वो हम अपर ट्राइंगल के एलिमेंट्स को जो है वो ज़ीरो नहीं कर सकते, इसको भी मज़ीद जो है वो नहीं किया जा सकता सिंप्लीफाइड। तो रैंक ऑफ, ये हमारा रफ वर्क हो गया। तो रैंक ऑफ ए बी इज़ लेस देन रैंक ऑफ ए, क्योंकि इसका रैंक हमारे पास 2 आ गया। यहाँ पे एक जो हमारे पास रो है वो कम्प्लीटली ज़ीरो है, और हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था ए, उसका हमारे पास रैंक चूँकि 3 है, तो नो यूनिक सॉल्यूशन। और इसमें हम ये गेस कर सकते हैं कि रो 2 को जो है वो पुट कर दें, बल्कि फॉर रो 2 हमारे पास x2 माइनस 17/11 ऑफ x3 इज़ इक्वल टू 2/11। और इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो x2 जो है वो इन टर्म्स ऑफ x3 आ सकते हैं। इस तरीके से हम x1 को भी इन टर्म्स ऑफ x3 फाइंड करेंगे। तो ये बना 2/11 प्लस 17/11 ऑफ x3। तो 11 जो है वो हमारा एलसीएम हो गया, और 2 + 17 ऑफ x3। तो ये हमारे पास x2 इन टर्म्स ऑफ x3 आ गया। इसी तरह से फॉर R1 अगर हम उसको प्रोसेस करें तो x1, और यहाँ पे 0 के कोएफिशिएंट के तौर पर x2 उसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, -13/11 ऑफ x3 इज इक्वल टू 17/22। लिहाजा x1 हो गया 17/22 प्लस 13/11 ऑफ x3। तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं, अच्छा वैसे तो हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे भी छोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बुक में जो इसका आंसर है वो ठीक नहीं है, उन्होंने यूनिक सोल्यूशन दिया हुआ है, तो इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं बनता, सारे इन टर्म्स ऑफ x3 बनते हैं। लिहाजा जब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो x1 की वैल्यू 17/22 और प्लस 13/11 ऑफ x3। y2 की वैल्यू को भी अगर एलसीएम ले लें तब भी ठीक, चलें एलसीएम समेत उसको लिखते हैं, 2 + 17 x3 ओवर 11, और फिर उसके बाद जो है वो थर्ड वेरिएबल x3 एज इट इज़। तो सारे जो हमारे आंसर्स हैं वो x3 के फॉर्मेट में आने चाहिए, जिस तरह जब यूनिक सोल्यूशन नहीं होता, हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, तो उस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, उसके लिए भी हम सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर लिखते हैं तो 1 2 4 1 -3 2 1 2 -5 3 7 10। और अब हम रिड्यूसिंग टू reduced echelon form for Gauss-Jordan method। इसकी खातिर सबसे पहले R2 - 2 ऑफ R1 करते हैं, ताकि 1 के नीचे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो 0 बन जाएं। 1 1 1 3, तो इसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, 2 और -2 0।
इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 -3 और -2 -5। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और -2 ये भी 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 7 और -6 1। इसी तरीके से R3 के साथ 4 R1 का जो है वो प्रोसेस करते हैं। तो 1 × 4 इज़ 4 एंड 4 - 4 इज़ 0। इसी तरीके से इस 1 को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से जब मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ -4 के साथ तो 2 और -4 मिलकर -2। ये -4 से मल्टीप्लाई हो तो -5 और -4 -9। और इसको -4 से मल्टीप्लाई किया तो -12 10 और -12 मिलकर -2। इसके बाद ये -5 और -2 को 1 बनाने की खातिर 1/-1/5 ऑफ R2 कर देते हैं और -1/2 ऑफ R3 कर देते हैं। फर्स्ट रो जो है वो एज इट इज़ 1 1 3, ये बनेगा 0 1 और ये 0, क्योंकि 0 को -5 पर डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये बनेगा -1/5। इसको जब हम -1/2 पर डिवाइड करें तो ये 0 ये 1 और ये बनेगा 9/2 और ये बना -2 ये +1 बन गया। अगले स्टेप में रो 3 रो 1 करते हैं ताकि ये 0 हो जाए। तो 1 1 1 3 और सेकेंड रो एज इट इज़ 0 1 0 -1/5 और यहाँ से 0 -0 0 1 -1 0 और 0 में से जब मैं 9/2 माइनस करूँगा और 9/2 में 0 माइनस करूँगा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1 एज इट इज़। नहीं एज इट इज़ तो नहीं, 1 में से -1/5 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि मैंने इसको -1/5 को मल्टीप्लाई किया, माइनस से +1/5 हो गया तो ये आंसर आएगा जी 6/5। तो इसको मैं लिखता हूँ 6/5। अब हमारे पास जो 9/2 है उसको 1 करने की खातिर मैं इसको 2/9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 3 ऑफ को मल्टीप्लाई करता हूँ जी 2/9 के साथ, ताकि ये 9/2 जाएगी 0 हो जाए। तो 1 और इसके साथ अगर साथ में दूसरा काम भी कर दें कि R1 में से R2 को माइनस कर दें तो बाकी जो हमारे पास ये वाले 1 1 है उनको 0 बनाने में हमें हेल्प मिल जाएगी। तो 1 - 0 1 1 - 1 0 एंड 1 - 0 1 और 3 में से 3 में जब हम माइनस करते हैं +1/5 इसका साइन, तो 3 + 1/5 से मेरे पास आता है 5 × 3 = 15 15 + 1 16, ये 6/5 हो जाएगा। दूसरी रो को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ 0 1 0 -1/5 और इसको हम 2/9 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 0 0 और ये 1 हो जाएगा। और 6/5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2/9 के साथ तो ये बनेगा 3 2s are 6 3 3s are 9, तो 2 2s are 4 and 5 3s are 15, तो 4/15। अब हमारे पास इस 1 को 0 बनाना है, उसकी खातिर जो है ये तो हमारा रफ वर्क है और इसमें R1 - R3 से ये 1 0 0 बन गया। 16/5 में से हमें माइनस करना है -4/15, तो इससे बनता है, तो ये कैलकुलेटर से बनता है 2 होल 14/15, तो 15 × 2 = 30,
30 + 14 इज़ 44, तो यहाँ पे 44/15 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से जो दूसरी रो है 0 1 0, ये -1/5, और तीसरी रो 0 0 1, ये हमारे पास 4/15। तो जो हमारे पास रैंक ऑफ ए बी है वो रैंक ऑफ ए के बराबर है, और दोनों 3 के बराबर हैं। तो इसके हिसाब से यूनिक लिमिट, जो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और उसमें x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो पहली वैल्यू है 44/15, और x2 की वैल्यू -1/5, और x3 की वैल्यू 4/15। तो जब रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में आ जाए तो डायरेक्टली जो है हम इस तरीके से x1, x2 और x3 की वैल्यू लिख सकते हैं। जो फोर्थ पार्ट है उसके लिए भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर हम लिखें तो 2 1 2 -7 2 -11 10 -4 13, यहाँ पे 1 8 और 7। तो रिड्यूसिंग टू रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म, उसमें हम ये कर सकते हैं कि और 1 में से 2 ऑफ R2 माइनस कर दें, तो 2 - 2 इज़ 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4। इसी तरीके से अगर इसको मल्टीप्लाई करें -2 से तो -4 -7 -4 -11। इसको मल्टीप्लाई करो -2 से तो ये हो गया +8, और 10 और +8 18। इसको मल्टीप्लाई करो -2 से तो -16, 1 और -16 -15। इसको फ़िलहाल जो वो एज इट इज़ लिख देते हैं 1 2 -4 और 8। और इसी तरीके से R3 से भी 2R ऑफ R2 माइनस करते हैं, 2 - 2 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया -4 -11 और -4 -15। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो +8, 13 एंड 8 इज़ 21। 8 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -16, और 7 और -16 से बनता है -9। अच्छा, अब हम ये कर सकते हैं कि ये जो रो 2 है और रो 1 है, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं ताकि ये 1 ऊपर आ जाए। 1 2 -4 एंड 8 0 -11 18 -15 0, और थर्ड रो जो है वो एज इट इज़ 0 -15 21 एंड -9। अब ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं इनको ज़ीरो करने के खातिर जो R2 है उसको मैं -1/11 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और R3 को -1/15 के साथ। ऐसा करने की सूरत में हमारे पास जो 1 2 और -4 8 है ये एज इट इज़, ये बनेगा 0, ये बन गया 1, ये -18/11 और ये 15/11। और इसको जब -1/15 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं -1/15 से, तो ये भी 1 हो गया। ये -21/15, तो ये -9/15 +9/15। इसके बाद इस 1 को ज़ीरो करने की खातिर R3 - R2 कर देते हैं, तो 1 2 -4 एंड 8 0 1 -18/11 एंड 15/11। और यहाँ पे
ज़ीरो, 1 माइनस 1 ज़ीरो, और -21/15 से जो है बनता है -7/3 5 ज़र 15, और इसी तरीके से 9/15 से बनता है 3 3 ज़र 9 3 5 ज़र 15, और इसमें -7/5 में से अब हमने माइनस करना है 18/11 को, और 3/5 से हमने माइनस करना है 15/11 को। अच्छा, ये जो हमारे पास -7/5 प्लस 8/11 है, इसका तो आंसर हमारे पास आता है जी 13/55। तो इसको मैं कर देता हूँ 13/55, और इससे जो हमारे पास आंसर आता है 3/5 -15/11, इससे आता है -42/55। सो -42/55। अब हम ये कर सकते हैं कि इसको 13 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 55/13 से, ताकि ये तो हमारा रफ वर्क जो साथ साथ चल रहा है, तो उससे ये 0 0 1 हो जाएगा। तो पहला रो हमारी 1 2 -4 एंड 8, दूसरा रो जो है वो 0 1 -18/11, तीसरा रो जी 0 0 1, यहाँ पे 15/11, और अब जो है हमने मल्टीप्लाई करना है -42/55 के साथ 55/11। 55 को काट देगा, तो यहाँ पे हमारे पास और ये 13 है, 11 नहीं है, तो -42/13 रह जाएगा। इससे हमारे पास जो x3 की वैल्यू है -42/13 वो आ गई, इक्लोन फॉर्म में भी ये कन्वर्ट हो गया। आगे के स्टेप में हम ये करते हैं कि जो अपर ट्राइंगल है इसके एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि इक्लोन फॉर्म तो बन चुकी है, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म की खातिर इस ट्राइंगल के एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है। सबसे पहले -18/11 को ज़ीरो करने की खातिर R2, और यहाँ पे प्लस R3, लेकिन R3 को पहले 18/11 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ये -18/11 और प्लस 18/11 एक दूसरे को कैंसिल करके ज़ीरो कर दें। ऐसा करने की सूरत में 1 2 -4 एंड 8 एज इट इज़, ये बनेगा 0 1। इसमें हमारे पास बनेगा 0 1, और इसमें जब इसको 1 को हमने प्लस 18/11 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया, तो ये बन जाएगा 0। अलबत्ता 15/11 में जब मैं -42/13 ऐड करता हूँ, तो प्रोसेस करने के लिए साथ उसमें 18/11 से पहले इसको मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये काम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है -3 होल नंबर 12/13। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 39 प्लस 12 51/13 -51/13। और इसमें हमारे पास जो तीसरी रो है वो एज इट इज़ लिख देते हैं 0 0 1 और -42/13। अब हमारे पास ये जो रो 1 है इसको हमने जो है वो 1 0 0 के फॉर्मेट में लेकर आना है। तो पहले स्टेप में तो यूँ कर सकता हूँ कि R1 -2 ऑफ R2 कर देते हैं, और इससे हमारे पास बनेगा 1 2 2 2 2 2 -2 इज़ 0,
और ये बनेगा -4 जो है वो तो एज़ इट इज़। अलबत्ता 8 में हमने -51/13 को प्रोसेस करना है और उससे पहले इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये काम हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है जी 15 होल 11/13। तो इसको अगर हम कंपाउंड में कन्वर्ट कर लें तो ये बनता है, तो कंपाउंड में कन्वर्ट करने 206/13। तो हम यहाँ पे 206/13 कर देंगे और ये जो बाकी रोज़ हैं वो फ़िलहाल एज इट इज़ 010 -51/13 और 001 -42/13। और इसके बाद इस -4 को ज़ीरो करने की खातिर जो हमारा अगला स्टेप है वो है R1 और +4 ऑफ R3। तो 1 0, इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 और -4 मिलकर 0। और अब हमने यहाँ पे जो 206/13 से 4 ऑफ R3 करना है उसके लिए ये बनेगा 206/13 और इसके अंदर मुझे R3 ऐड करना है, यानी कि -42/13 का एलिमेंट, लेकिन उससे पहले हम उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैलकुलेटर से अगर इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये बनेगा, इसका मेरे पास आंसर आता है कैलकुलेटर के ज़रिए से 2 होल 12/13। तो ये बना जी 13 टाइम 2 इज़ 26 और 26 और 12 मिलके 8 + 2 6 38/13। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 38/13 आएगा। इसी तरीके से जो बाकी हमारे पास रोज़ हैं वो एज इट इज़ -51/13 001 और -42/13। तो अब हमारे पास ये हमारा रफ वर्क है। तो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और ये दोनों 3 के बराबर हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और इसमें जो x1 की वैल्यू है वो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस रिड्यूस इक्लोन फॉर्म के ज़रिए से 38/13। और जो है बल्कि ऑर्डर ट्रिपल की फॉर्म में अगर लिख दूँ तो बेहतर है, 38/13 -51/13 और -42/13। तो यहाँ पे आके ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। बाकी जो क्वेश्चन है वो एक और वीडियो में कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 का जो है फर्स्ट पार्ट हो गया।